हैं आपके पास में ज्योग्राफी की क्लास के साथ। और कितना अच्छा बढ़िया मौसम है आज ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करने के लिए। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जनरल इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको अपनी स्क्रीन क्लियर ना दिखाई दे या कोई ब्लर दिखाई दे तो आपको अपनी स्क्रीन रिफ्रेश करनी होगी। आपके डेटा स्पीड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। और आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 1 का ही कॉन्टिन्यूएशन है। चैप्टर नंबर 5 पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन या जनसंख्या संगठन। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले चलते हैं एक यात्रा पर। हमारी टीम को आप जानते ही हैं। चलें अपनी यात्रा पर। आज आज देखते हैं भारत दर्शन एक्सप्रेस हमको कहाँ लेके जाने वाली है। तो एक्साइटेड है आज एक नई जर्नी पे चलने के लिए। शुरू करें अपनी यात्रा। नेक्स्ट। आज हमारी भारत दर्शन एक्सप्रेस हमें लेके पहुंची है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्यारा शहर है, कोस्टल रीजन से टच करता हुआ, सॉरी राज्य है, कोस्टल रीजन से टच करता हुआ। और यहाँ पर कुदरत की एक नायाब कलाकृति छुपी हुई है जिसका नाम है बेलम केव्स। जानना चाहेंगे बेलम केव्स में ऐसा क्या अनोखा है। देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है। और ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ये कुदरत का एक नायाब करिश्मा है। और ये बना है भूमिगत जल से। भूमिगत जल या जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरोजन एजेंट है। और जब बात हो चूना पत्थर की चट्टानों की या लाइमस्टोन रीजन की, तब ये भूमिगत जल ऐसे ऐसी कलाकृतियां बना देता है जो इंसान शायद अपने पूरे मेहनत के बाद भी ना बना पाए। ऐसी ही एक केव्स है इंडिया में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, जिसका नाम है बेलम केव्स। बेलम केव्स, बेलम शब्द जो कि ओरिजिनली संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है बिल या होल। क्योंकि ये एक कंदरा या एक केव के रूप में डेवलप हुई हैं तो इसीलिए इसका नाम बेलम रखा गया। अब बेलम केव्स जो हैं, ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइमस्टोन केव है। पहली जो है वो मेघालय में पाई जाती है, उसके बारे में हम फिर किसी और दिन चर्चा करेंगे। बेलम केव्स 3.5 किलोमीटर का एक ऐसा लंबा कॉरिडोर है जो अर्थ से लगभग, अगर इसकी हम डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो लगभग 200 फीट नीचे है। तो इसको हम अगर पाताल का एक हिस्सा बोले तो भी शायद बिल्कुल ठीक होगा। और इसीलिए यहाँ पर पाए जाने वाले पेरिनियल सोर्स को पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। जो कि ऐसा माना जाता है पुराने समय में एक नदी चित्रावती उसी का ही एक छोटा पार्ट है जो समय के साथ जैसे जैसे ये नदी विलुप्त होती गई, इसका पानी नीचे अंडरग्राउंड सोर्स में तब्दील हो गया। और उसी ने यहाँ पर ये कंदराएं बनाई हैं, गलियारे बनाए हैं। यहाँ पर 16 गलियारे हैं। काफी समय तक ये कुदरत का करिश्मा हमारी नजर से छुपा रहा। मगर 1884 में एक ब्रिटिश सर्वेयर रॉबर्ट ब्रूस यहाँ पर रिसर्च करते हुए पहुंचे। और उन्होंने जब इन केव्स को देखा तो उन्हें लगा कि दुनिया के सामने इनको जरूर लाना चाहिए। और उनके ही एफर्ट्स के बाद इनके ऊपर थोड़ी बहुत और रिसर्च शुरू हुई। मगर इस पर कोई बहुत बेहतरीन काम नहीं हो पाया बिफोर 1988। 1988 में जब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथ में लिया, आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इनके इसका पूरा काम अपने हाथ में लिया और इसको एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया। जहां से आप ये सीढ़ियां नीचे जाते हुए देख रहे हैं, यह बेलम केव्स का एंट्रेंस है। और ये बेसिकली एक घोल रंध्र या सिंक होल है जहां से पुराने समय में कभी सरफेस वाटर जो है वो अंडरग्राउंड रूट उसने लिया होगा। इसके बाद में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें इसके बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं। आप एक साइड पर आप देख सकते हैं जहां पर ऊपर हमें होल दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं कास्ट विंडो, जहां से आप नीचे खड़े होकर के ऊपर तक की रोशनी को फील कर सकते हैं। सोचिए आप जमीन के लगभग 200 फीट नीचे हैं और आप फिर भी आप सूरज की रोशनी देख पा रहे हैं, कितना खूबसूरत नजारा होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जब यहाँ पर रिसर्च शुरू किया तो उन्होंने पाया कि यह कंदराएं या ये केव्स हमारे पुराने टाइम में जैनिस्ट और बुद्धिस्ट मंक्स जो थे
वो लोग इसको यूज करते थे अपनी मेडिटेशन के लिए। और यहाँ पर हमें कई अवशेष मिले हैं जो लगभग 4500 ईयर्स ओल्ड हैं। मतलब देखिए कितने पुराने समय में ये केव जो थी वो हमारे जो मंक्स थे वो यूज कर रहे थे। और आप जानते हैं इनको बनने में समय कितना लगा? हजारों साल। ये कंदराएं हजारों सालों में बन करके तैयार हुई हैं। और अभी भी ये पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं। अभी भी हम धीरे 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 इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और लोगों के देखने के लिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक का ही स्ट्रेच ओपन है। नेक्स्ट, जब हम इसके अंदर जाते हैं अंदर की, नेक्स्ट, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देना शुरू होते हैं। जिस पाताल गंगा पेरिनियल फ्लो के बारे में मैं आपको बात बता रही थी, वो बेसिकली एक झरने के रूप में हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये पुरानी विलुप्त नदी का ही हिस्सा माना जाता है। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले हमारे सामने आता है सिंह द्वारम। सिंह द्वारम स्टेलेक्टाइट से बना हुआ एक ऐसा फीचर है जो देखने में शेर के मुंह जैसा लगता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है सिंह द्वारम। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं छत से टंगे हुए कुछ आपको पॉइंटर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट। और ऐसे ही जब स्ट्रक्चर्स जमीन से नीचे से ऊपर की ओर उठेंगे तो उनको कहेंगे हम स्टेलेक्माइट। इसके आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नायाब चीज हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है सप्तवराला। सप्तवराला या म्यूजिकल चैम्बर स्टेलेक्टाइट्स का ऐसा समूह है जहां पर अगर आप लकड़ी के किसी डंडी से या अपने नकल से उसके ऊपर थोड़ी सी चोट करेंगे तो उसमें अलग अलग म्यूजिकल साउंड्स बजती हैं। देखिए नेचर के अपने करिश्मे, अपने यंत्र। यहाँ पर अंदर जाकर के भी आपको बड़ा अच्छा संगीत सुनाई दे सकता है। हाँ, मगर जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं थोड़ी सी हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और थोड़ा हमें यहाँ पर गर्मी या फिर टेम्परेचर राइज भी फील होता है। नेक्स्ट, और आगे जाते हैं तो हमें एक पिलर दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट जब जुड़ जाते हैं, मतलब छत से नीचे की ओर आते हुए स्ट्रक्चर और जमीन से ऊपर की ओर उठते हुए स्ट्रक्चर्स जब मिल जाते हैं तो वो एक स्तंभ का रूप ले लेते हैं। और अगर आप इस स्तंभ को देखें तो कुछ कुछ ये बरगद के पेड़ जैसा नहीं लगता क्या? लगता है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया है बैनियन ट्री हॉल। और यहाँ पर हमें ये बरगद के पेड़ के रूप में जो कलाकृति दिख रही है ये बेसिकली स्टेलेक्टाइट स्टेलेक्माइट से बना हुआ पिलर है। इसी के साथ में हमें आगे जाकर के देखने को मिलते हैं हजार कोबरास, जैसे वो फन फैलाए खड़े हों। डरिए मत, असली कोबरा नहीं है, ये सिर्फ स्टेलेक्टाइट के स्ट्रक्चर्स हैं। तो है ना बहुत मजेदार जगह, मन कर रहा है जाने का। आज तो हमने यात्रा कर ली, बट जब भी अवसर मिले कभी भी आंध्र प्रदेश जाएं इसे देखिएगा जरूर। यहाँ पे हमारी यात्रा खत्म नहीं होती। नेक्स्ट, इसके आगे अभी और भी बहुत कुछ मजेदार है। यहाँ से जब आप बाहर की तरफ आते हैं तो आप पहुंचते हैं गंडई कोटा। गंडई कोटा में फोर्ट भी है और यहाँ पर गॉर्ज भी बने हुए हैं। गॉर्ज क्या होते हैं? नदी जब अपनी घाटी से होती हुई गहरे स्ट्रक्चर्स बनाती है उसको हम गॉर्ज या कैनियन बोलते हैं, जिसको आई आकार की घाटी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ऐसा अनोखा क्या है, आप इसकी खूबसूरती तो देख ही रहे हैं। वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा चर्चा में कोई कैनियंस हैं तो वो हैं ग्रैंड कैनियंस ऑफ एरिजोना। मगर इंडिया में गंडई कोटा में ये जो कैनियंस हैं इनको भी एरिजोना ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड कैनियंस की टक्कर की ही ये कैनियंस हैं। और इनको, ये अगर हम इनके अवधि की बात करें तो ये लगभग 100 मिलियन ईयर्स एगो बनी हैं। और ये किस रेंज में बनी है? अरमाला रेंज में बनी है, पेन्नार रिवर ने इनको बनाया है। और इसी के पास में हमारा है गंडईकोटा फोर्ट जो कि विजयनगर एम्पायर के समय बनाया गया था। तो है ना बहुत मजेदार जगह। तो हमारा जो देश है उसमें कुदरत के नमूने, करिश्मे हर जगह पर पाए जाते हैं। और हम उनको खोज करके आपके साथ यहाँ पे भारत दर्शन में लेकर आते हैं। तो अब जर्नी इंजॉय करने के बाद चलिए चलते हैं क्लास की ओर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू पूनम मैडम। शिक्षार्थियों नमस्कार। देखिए पूनम मैडम ने कितनी जबरदस्त यात्रा आपको कराई है और मैं भी सुन रहा था पूनम मैडम की बातों को। फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पार्ट पूनम मैडम ने अपनी यात्रा में डिस्कस कर दिया है कि भूमिगत जल के जो हमारे अपर्दन के कार्य हैं वो किस प्रकार होते हैं, कैसे उनको बनता है। तो ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी का भी
अध्ययन आपको साथ साथ में चल रहा है। और दूसरी बात ये कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर अपने एग्जाम्पल्स जो हैं वो विदेशी राइटर्स के और विदेशी लोगों के जो खोजे हुए वो देखते हैं। हमने कभी हिंदुस्तान की तरफ फिजिकल ज्योग्राफी के नज़रिए से नहीं देखा है। तो अब वो समय आ गया है कि ये जो चीज़ें हैं, आप जब आगे बड़ी क्लास में जाएंगे तो इन पर रिसर्च कीजिए, इनके बारे में खोजिए और इनको एक्सपोज कीजिए, जिससे फिजिकल ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो इंडिया में भी काफ़ी आगे बढ़े। और मैं धन्यवाद करता हूँ पूनम नेगी मैडम का कि उन्होंने इतनी अच्छी रोचक जानकारी आपको दी है। और मुझे आशा है कि सभी बच्चे इस जानकारी से बहुत लाभान्वित होंगे। अब जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है जनसंख्या संगठन, उसका जो आपका जो अगला पार्ट है जनसंख्या संगठन, हमने वितरण पढ़ा है, घनत्व पढ़ा है और वृद्धि के बारे में हमने जाना है। आज हम जो बात करेंगे वो जनसंख्या संगठन की बात करेंगे। जनसंख्या संगठन जनसंख्या का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और जनसंख्या संगठन का अर्थ जनसंख्या की संरचना से है। जिन तत्वों से मिलकर जनसंख्या का संगठन होता है या जनसंख्या के संरचना होती है उनको हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी घटक शामिल किए जाते हैं जिनके संयोजन से जनसंख्या की रचना होती है। जेएम क्लार्क जो बहुत बड़े जोग्राफर हैं, उन्होंने जनसंख्या संगठन के बारे में कहा कि जनसंख्या संगठन में उन अवयवों या घटकों को शामिल किया जाता है जिनके आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। जब जनगणना होती है तो जनगणना में जो हम आंकड़े एकत्र करते हैं, डाटा एकत्र करते हैं, उनमें हम जिन चीजों को शामिल कर लेते हैं वो सब जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आते हैं। और इनमें जब जनगणना होती है तो इनमें सबसे पहले लिंग पूछा जाता है कि स्त्री है या पुरुष है। उसके बाद में वैवाहिक स्तर की जानकारी ली जाती है कि शादी हुई हुई है कि नहीं हुई है। परिवार की स्थिति की जानकारी ली जाती है, उसका आकार क्या है, तो साइज क्या है परिवार का, कितने लोग परिवार में हैं, वो क्या व्यवसाय करते हैं, गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो इस ग्रामीण और नगरीय अनुपात को देखा जाता है। उनका शैक्षिक स्तर की जानकारी ली जाती है, राष्ट्रीयता की जानकारी ली जाती है, जाति, धर्म और भाषा, इन सबके आंकड़े जनगणना में एक ही साथ इकट्ठे किए जाते हैं। और ये सारे तत्व, ये सारे घटक ही जनगणना संगठन के तत्व कहलाते हैं। और इनकी जानकारी, इनके बारे में जानना जनसंख्या के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम ये समझ गए होंगे कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। जिन घटकों से, जिन तथ्यों से मिलकर जनसंख्या की रचना होती है उनको जनसंख्या संगठन कहते हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमने इनको एक अलग अरेंज किया है कि ये सारे जो तथ्य हैं जिनके हमने जनगणना में आंकड़े एकत्र किए हैं वो जनसंख्या संगठन कहलाता है। इसमें जैसे सेक्स कंपोजिशन है या लिंग संगठन कहते हैं, ये जनसंख्या संगठन का पार्ट है। वैवाहिक स्थिति है, मैरिटल स्टेटस, इसको भी हम जनसंख्या संगठन का पार्ट कहते हैं। राष्ट्रीयता है, लैंग्वेज या भाषा, परिवार का आकार, व्यवसाय, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता, जाति और धर्म, ये सारे फैक्टर्स हैं, सारे तथ्य हैं जिनसे जनगणना जनसंख्या की संरचना होती है और इनको हम जनसंख्या संगठन के अंतर्गत रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि जनसंख्या संगठन होता क्या है, इसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो सारे घटक जिनसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या की रचना होती है, जो जनगणना के समय जिन तथ्यों के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, उन सभी को हम जनसंख्या संगठन के अंतर्गत रखते हैं। इस अध्याय में हम इन सारे संगठनों की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हम पहली बुक में पढ़ चुके हैं। तो इस अध्याय में केवल हम जनसंख्या के संगठन में जो 4 हमारे प्रमुख घटक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला है ग्रामीण नगरीय संगठन, दूसरा है भाषाई संगठन, तीसरा है धार्मिक संगठन और चौथा है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। रूरल अर्बन कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन एंड ये ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन कहलाता है। तो ये 4 घटक हमारे इस अध्याय में शामिल हैं और इन्हीं पर हमें चर्चा करनी है। वैसे तो बहुत सारे घटक है जनसंख्या संगठन में, अभी आपने पीछे देखा है, लेकिन हमें अध्ययन के लिए इस बुक में केवल इन 4 ही जनसंख्या संगठन के बारे में चर्चा करनी है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ग्रामीण नगरीय संगठन पर। ग्रामीण नगरीय संगठन ये क्या होता है, कि इसका अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है, पहले हम इन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जब जनगणना होती है तो जनगणना के आंकड़े एकत्र करते समय ये देखा जाता है कि जिस परिवार का हम डाटा एकत्र कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं, वो परिवार रहता कहाँ है। तो उस आधार पर जनसंख्या 2 जगह रहती होती, या तो जनसंख्या शहर में रहती है, वो परिवार शहर में रहता है, या किसी गांव में होता है। तो
इसी को हम जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय संगठन कहते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो भारत में लगभग 69% जो आबादी है वो गांवों में निवास करती है और लगभग 31% जो आबादी है वो शहरों में निवास करती है। तो ये जो हमारा रेशियो है, 31% नगरों में रहते हैं और 69% गांवों में रहते हैं, यही हमारा ग्रामीण और नगरीय संगठन कहलाता है। इसमें ग्रामीण और नगरीय संगठन को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है कि ये देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होती है। जैसे जैसे जनसंख्या का जैसे जैसे देश की उन्नति होती है, औद्योगिकरण बढ़ता है, शिक्षा बढ़ती है, तो लोग शहरों की तरफ पलायन करने शुरू हो जाते हैं। और नगरीकरण दो तरह से हो जाता है, हमारे जो पुराने शहर हैं वो भी विकसित हो जाते हैं और जो कुछ नए गांव कस्बों में और शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे ग्रामीण और नगरीय संगठन से देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का की जानकारी मिलती है और ये बहुत सारी विशेषताओं को समझने में, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, आर्थिक प्रगति, व्यवसाय, इनके बारे में जानकारी देने का एक बहुत ही उचित माध्यम होता है। इसलिए ग्रामीण और नगरीय संगठन को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। अब हम इसको, ये स्लाइड्स आप देख सकते हैं कि इसको हमने जो डाटा है ग्रामीण और नगरीय संगठन का, उसको हमने आपके सामने रखा है। इसमें 31.2, ये 2011 की जनगणना के अनुसार एग्जैक्ट फिगर्स हैं। 31.2% पॉपुलेशन शहरों में रहती है या नगरीय है और 68.8% जो पॉपुलेशन है वो हमारी ग्रामीण पॉपुलेशन है, जो ये रेशो इसमें दिखाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ग्रामीण और नगरीय कंपोजिशन किस तरह से है, तो ये डाटा आप बताकर उसको बता सकते हैं। आगे ये तालिका है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसमें हमने विभिन्न राज्यों में नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत है उसको दर्शाया गया है और ये घटते क्रम में नगरीय जनसंख्या और बढ़ते क्रम में हमारी ग्रामीण जनसंख्या है। ये तालिका एक साथ देने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमें इस पाठ को पढ़ते समय ज्योग्राफी के कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करने हैं, अपने अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित करनी है कि जो चैप्टर को पढ़ने के बाद में हो जानी चाहिए, इन चीजों को सीखने के बाद में हो जानी चाहिए। इस डाटा को आप एक मानचित्र में दिखा सकते हैं, भारत का मानचित्र लें और उसमें इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं छाया विधि से। एक क्लास बना लें, जैसे 80 से ऊपर नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, 60 से 50 से 60 के बीच में, इस तरह से इस पूरी टेबल को अरेंज कर लें और उनको एक शेड देकर आप भारत के मानचित्र में इनको दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको प्रयोगात्मक भूगोल में भी आपको कराई जाएगी। तो उसकी मदद, वहां पर भी इस डाटा को इस्तेमाल करके एक अपने अंदर डाटा को मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की कला भी आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, जो बहुत आसानी से इस तालिका के माध्यम से की जा सकती है। इसी तरह से ये जो आंकड़े हैं हमारे, ये केंद्र शासित प्रदेशों के, भारत में जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि अब वैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लेकिन उसको अभी हम क्योंकि 2011 की जनगणना का डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय वो एक पूर्ण राज्य था, तो हम उसको राज्य के ही रूप में वहां पर अभी हम ले रहे हैं। अभी उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हम उसको यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो ये जो है, इसमें नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है कि दिल्ली में 97.5% नगरीय आबादी है, 2.5% ग्रामीण आबादी। इसी तरह से 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ये नगरीय और ग्रामीण आबादी का प्रतिशत दिया हुआ है। तो ये 2011 के आंकड़ों के आधार पर हमने तालिकाएं आपके सामने स्पष्ट की हैं और इसका उद्देश्य आपके अंदर एक ऐसी क्षमता का विकास करना है, ऐसे स्किल को डेवलप करना जिसके द्वारा आप इन आंकड़ों को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने अध्यापकों की सहायता से या आप प्रयोगात्मक भूगोल की पुस्तक को पढ़कर भी इसके द्वारा, इस डाटा से आप छाया विधि द्वारा अपने मानचित्र का निर्माण कर सकते हैं। अब हम जनसंख्या संगठन को 2 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं।
ओके, यहाँ से हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सर ने अभी आपको बताया, और जो मेथड सर बता रहे थे वो मेथड है कोरोप्लेथ। कोरोप्लेथ से तो किसी तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, तो दोबारा हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जनसंख्या संगठन को हम दो रूपों में देख सकते हैं, दो भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या संगठन किस प्रकार का है और नगरीय जनसंख्या संगठन किस प्रकार का है। तो पहले हम ग्रामीण जनसंख्या संगठन की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,40,867 गांव है। गांवों की संख्या भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 है, जिनमें से 5,97,608 बसे हुए गांव हैं। तो ये एक फिगर है, आपको डाटा है कि लगभग 6.5 लाख गांव मौजूद हैं, और जिनमें से लगभग 6 लाख के करीब छः के आसपास हमारे गांव बसे हुए हैं। तो एक ये क्वेश्चन उठता है कि ये बसे हुए और ना बसे हुए गांवों का क्या है। कुछ गांव भारत में ऐसे हैं जो नाम से दर्ज हैं, लेकिन उनमें जनसंख्या का स्थायी वास नहीं है। वो लोग मौसम के अनुसार कुछ अपना मूवमेंट करते हैं, तो कुछ साल के कुछ दिनों में उन गाँवों में रहते हैं और साल के कुछ दिनों में वो गाँव गैर आबाद होते हैं। तो ऐसे गाँवों को इसमें से निकाल दिया जाता है जब जनगणना होती है। तो 5,97,608 बसे हुए गाँव हैं, जिनमें लगभग भारत की 68.8% जनसंख्या निवास करती है। तो कुल जनसंख्या में से लगभग 68.8% जनसंख्या हमारे गांव में निवास करती है। जब हम क्षेत्र के हिसाब से इस ग्रामीण जनसंख्या को देखते हैं, तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है, अर्थात सब जगह ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम है। उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में वैसे भी भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है, और ग्रामीण आबादी भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही रहती है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि मैं प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुल जनसंख्या की बात कर रहा हूँ कि भारत की का उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है, और सिक्किम ऐसा राज्य है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। गांवों की संख्या भी हमारी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनमें गांवों की संख्या ज्यादा है, और ग्रामीण आबादी का प्रतिशत भी और राज्यों के मुकाबले में इनमें अधिक है। अगर हम दूसरी तरह से देखें कि गांवों का आकार देखें, तो इसमें भी काफी भिन्नता पाई जाती है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे गांव हैं, जैसे उत्तर भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी में, और इन राज्यों में गांव का साइज बहुत छोटा है, और मात्र 200 व्यक्ति से कम आबादी के भी गांव पाए जाते हैं। ऐसे ही पश्चिमी राजस्थान में है, कच्छ के रण में है, और कुछ हमारे जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें भी गांवों का आकार बहुत छोटा है। 200 व्यक्ति या इससे भी कम आबादी वाले जो गांव हैं वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें गांव का आकार बहुत बड़ा है। केरल में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ये जो राज्य हैं इनमें गांव का आकार 17,000 से 20,000 की आबादी वाले गांव भी देखे जा सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से देख सकते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आबादी, ग्रामीण आबादी के वितरण में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, और उनमें गाँव के साइज में भी अंतर पाया जाता है। इसको एक हम मानचित्र में देख सकते हैं। हमने कुछ ये गाँव के आपके चित्र एकत्र किए हैं अलग अलग प्रदेश से। पहला जो हमने ये चित्र है, ये हमारा उत्तर प्रदेश का एक गाँव है।
आपको दिखाई दे रहा है। गांव का एक शहर सा ही ज्यादा मालूम होता है क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा है। और दूसरा सिक्किम का एक गांव आपको दिखाई दे रहा है, उड़ीसा का एक गांव हमने लिया है, और केरल का एक गांव लिया है, ऐसे राजस्थान का एक गांव लिया है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स में गांव के हमने साइज दिखाने के लिए लिए हैं कि सिक्किम का एक गांव है, ये छोटा सा गांव है, एक पहाड़ी बस्ती है, इसमें कम घर हैं, घरों की संख्या कम है, आबादी भी कम है। उत्तर प्रदेश का गांव आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें मकान बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं और जनसंख्या जो है ज्यादा है। ऐसे ही उड़ीसा में एक ये आदिवासी गांव है जिसमें आपको ये गांव का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ भी आबादी कम है और ये इसका साइज छोटा है। ऐसे केरल का आपको गांव दिखाई दे रहा है, इसमें भी आबादी अपेक्षाकृत ज्यादा है, और ये राजस्थान का गांव। इसी तरह से आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं आप अपनी क्लास में कि भारत के विभिन्न राज्यों से आप गाँव के साइज के चित्र एकत्र करें, और इनमें जो अलग अलग राज्यों में गाँव की जो विशेषताएं हैं उन पर आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक स्टडी कर सकते हैं कि गाँव में मकान किस तरह के हैं, उत्तर प्रदेश के गाँव में मकान किस तरह के हैं, वहाँ पर मकानों के बीच में दूरी किस तरह की है, रास्ते कैसे हैं, जनसंख्या कितनी है, मकानों का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो कैसी है। इसी तरह से आप स्टडी सिक्किम के गांव से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, या आप केरल के गांव से उत्तर भारत के किसी गांव का कंपैरिजन कर सकते हैं। राजस्थान का आप राजस्थान क्योंकि मरुस्थलीय एरिया है, उसका कंपैरिजन आप पश्चिम बंगाल या ऐसे एरिया के किसी गांव से कर सकते हैं जहाँ वर्षा ज्यादा हो सकती है। तो हम जलवायु का प्रभाव भी बस्ती पर, मिट्टी का प्रभाव भी बस्ती पर, उद्योगों का प्रभाव भी बस्ती पर, ये सारे प्रभाव के बारे में आसानी से हम जान सकते हैं, और ये एक हमारे सीखने का एक नया क्षेत्र आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है, और भौगोलिक जानकारी के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। इसके आगे ये जो तालिका है ये भारत में ग्रामीण आबादी की है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपकी ग्रामीण आबादी राज्यों के अनुसार दिखाई गई है। गोवा इसमें सबसे कम ग्रामीण आबादी 37.83% है, मिजोरम 48.49, तमिलनाडु में 51.55, क्योंकि ये आबादी का प्रतिशत दिखाया गया। केरल में 52.2। तो ये कुछ राज्य हैं जिनमें जनसंख्या दिखाई गई है, और ये आपके बढ़ते क्रम में जब नीचे तक आप आएंगे तो आपको बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम ये दिखाई देंगे, जहां पर 80, मेघालय में ये उड़ीसा में 83% से भी ज्यादा, असम में 85% से भी ज्यादा, 88%, और ये हिमाचल में 89% या बल्कि 90% के करीब आबादी गाँव में रहती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि किन राज्यों में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत या वितरण किस तरह से है। जब हम इन आंकड़ों को एक तालिका का रूप देते हैं, क्योंकि ये क्षमताएं हमें अपने अंदर विकसित करनी है, भूगोल के अध्ययन में हमें ये क्षमताएं विकसित करनी है कि हमें आंकड़े कैसे एकत्र करने हैं, उनको हमें कैसे व्यवस्थित करना है, उनको हमें किस तरह से टेबल में उनमें प्रेजेंट करना है। तो इन्हीं आंकड़ों को जब हमने तालिका में प्रस्तुत किया है, तो ये तालिका बनकर आपके सामने है। 80% से अधिक आबादी वाले राज्य, इनमें हिमाचल, बिहार, असम और उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं जिनमें ग्रामीण आबादी 80% से ज्यादा है। 70 से 80% वाले ये 11 राज्य हैं, मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और नागालैंड। ऐसे ही 60 से 70% की आबादी वाले मणिपुर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक, ये 7 राज्य हैं। और 50 से 60% की ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, और 50 से भी कम ग्रामीण आबादी वाले 2 राज्य हैं, गोवा और मिजोरम। तो ये तालिका के रूप में भी हम उन आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं, और इससे उस तालिका को समझना और आसान हो जाता है। तो अब आगे जब इसको एक मानचित्र का हम रूप देते हैं, तो हमने पहले उन 4 राज्यों को लिया है जिनमें 80% से ग्रामीण आबादी ज्यादा है। इसमें हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य जिसमें ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, उसके बाद बिहार, फिर असम, और उसके बाद में उड़ीसा। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अब याद रखें कि सबसे अधिक आबादी मैंने उत्तर प्रदेश में बताई, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ग्रामीण आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत हमारा हिमाचल प्रदेश में मिलता है।
और ये 4 वो राज्य हैं जिनमें 80% से ज्यादा ग्रामीण आबादी पाई जाती है। ऐसे ही ये वो 11 राज्य हैं जो 70 से 80% ग्रामीण आबादी वाले राज्य हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और झारखंड। तो ये हमने अलग से आपको दर्शा रखे हैं कि ये ऐसे राज्य हैं जिनमें आबादी 70 से 80% है। आप जब छाया चित्र बनाएंगे तो हमने ये सर्कल से दिखा रखे हैं, आप इनको एक शेड देकर भी अलग से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं मानचित्र। ऐसे ही हमने ये जो मानचित्र लिया है ये उन राज्यों का लिया है जिनमें ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 50% से कम है, और इसमें गोवा और मिजोरम। तो अब तक का जो ये अध्ययन था सारा, इससे 2 बातें निकल के सामने आई हैं कि भारत के सभी राज्यों में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत एक जैसा नहीं है। कुछ राज्यों में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत ज्यादा है और कुछ में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कम है। भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला राज्य सिक्किम है। अगर हम प्रतिशत के नजरिए से देखें तो सबसे अधिक ग्रामीण आबादी का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है और सबसे कम ग्रामीण आबादी का जो प्रतिशत है वो गोवा में है। तो ये तथ्यात्मक बात आपके सामने स्पष्ट की जा चुकी है। अब हम केंद्र शासित राज्यों की बात कर लेते हैं। ये तालिका हमने पहले भी दिखाई है कि दिल्ली में ग्रामीण आबादी सबसे कम है, मात्र 2.5% आबादी, 2.5% आबादी दिल्ली की गांवों में रहती है। आप दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली में आप रहते हैं, तो दिल्ली में जो गांव हैं वो भी हमारे शहरीकृत ही हो गए हैं जो दिल्ली की सीमा के अंदर हैं। कुछ गांव दिल्ली के बॉर्डर्स पर ऐसे हैं जिनमें आज भी ग्रामीण आबादी पाई जाती है, और मात्र 2.5% आबादी दिल्ली में ग्रामीण है, जो भारत की सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आज भी ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में। इसमें 64.33% आबादी का ग्रामीण आबादी पाई जाती है। बाकी चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में, दमन और दीव में ये जो डाटा दिया हुआ है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेशों का 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण आबादी के प्रतिशत को स्पष्ट करता है। तो अब तक हमने जो जर्नी हमारी रही है उससे बात स्पष्ट हो जाती है कि जनसंख्या संगठन क्या है, या जिन तथ्यों से हमारी जनसंख्या का निर्माण होता है उन्हें जनसंख्या संगठन कहते हैं। और जनसंख्या संगठन में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जिनमें वैवाहिक स्थिति, लिंग अनुपात, ग्रामीण नगरीय अनुपात। फिर हमने आगे इस अध्याय के लिए केवल 4 कंपोनेंट्स को हमने चुना है जिनमें से हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की आज हम बात कर रहे हैं, और इसमें भी हमने अब तक के ग्रामीण और नगरीय अनुपात की बात की है। तो ग्रामीण नगरीय अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या के ऊपर मैंने बात की है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हमारा 28 राज्यों में किस तरह से है और केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरह से है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ आपके सामने स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं टाइम के संदर्भ में। टाइम के संदर्भ में ग्रामीण, ये तो क्षेत्र के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, अब हम समय के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। तो पिछले 100 वर्षों में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि किस प्रकार रही है। 1901 में भारत में जो जनगणना हुई उसमें 89.2% आबादी ग्रामीण थी। 1911 में ये बढ़कर 89.4 और 1921 में बढ़कर 88.6। तो इस तरह से ये जो हमारा 1941 तक का टाइम है इसमें ग्रामीण आबादी का जो प्रतिशत है धीरे धीरे घटा है, बहुत कम घटा है। उसके बाद 51 से और 71 तक की जो आबादी का है ये लगभग स्थिर सी रही है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। 41 से 51 का जो टाइम है ये वो टाइम है जब भारत आजाद हुआ और बाहर से जो लोग इसमें आए थे तो वो भी आकर यहाँ पर शहरों में बसे हैं। सबसे ज्यादा जो ग्रामीण आबादी के प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है वो 2001 से 2011 के बीच में हुआ है। इसमें बहुत तेजी से हमारी ग्रामीण आबादी का जो प्रतिशत है वो कम हुआ है और नगरीय आबादी का प्रतिशत बढ़ा है। तो ये जो तालिका है ये स्पष्ट कर रही है कि भारत में पिछले 100 वर्षों में ग्रामीण आबादी के प्रतिशत में क्या परिवर्तन हुआ है। तो इसको एक बार ग्राफ के जरिए भी आप इसको दिखा सकते हैं। जब प्रैक्टिकल आप करेंगे तो उसमें आप बार ग्राफ के जरिए इस आबादी को, इस तालिका को स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम आगे भारत में नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और नगरीय जनसंख्या कैसे है। पहली बात तो ये आती है कि भारत में नगर
और ग्रामीण विभाजन का आपको पता होना चाहिए कि कब किस बस्ती को हम नगरीय बस्ती कहेंगे और कब किस बस्ती को हम ग्रामीण बस्ती कहेंगे। तो ये जनगणना में बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी बस्ती जिसमें 75% से ज्यादा जनसंख्या कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में लगी होती है वो ग्रामीण बस्ती कहलाती है। और जहाँ पर 75% से ज्यादा लोगों का व्यवसाय द्वितीय और तृतीय क्रियाओं या उससे आप चतुर्थम और पंचम क्रियाओं में लगे लोग होते हैं वो नगरीय बस्ती कहलाती है। जनसंख्या घनत्व भी नगरीय बस्ती में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होता है। गाँव में ग्राम सभा कार्य करती है, जबकि नगरीय बस्ती में टाउन एरिया, महानगर पालिका, नगर पालिका, छावनी बोर्ड, ये सारी प्रशासनिक इकाइयां काम करती हैं। तो ऐसी बस्ती नगरीय बस्ती कहलाती है। और नगरीय बस्ती कई तरह की है। भारत में हम कस्बा भी कह देते हैं, छोटे नगर कहलाते हैं, महानगर कहलाते हैं, मेगा सिटी कहलाते हैं। तो ये नगरों का स्वरूप हमारे यहाँ। जब आगे आप बस्तियां पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जनसंख्या के नजरिए से अगर हम देखें तो भारत में नगरीय आबादी 2011 के अनुसार 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी का प्रतिशत 31.16% है। अगर हम नगरों की संख्या को देखें तो 7,935 भारत में नगर है। सभी प्रकार के छोटे बड़े जो 6 प्रकार के नगरों का आकार है वो 7,935 नगर भारत में मौजूद हैं। और सबसे रोचक बात यह कि नगरों की संख्या सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन नगरों की संख्या सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 721 नगर 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, 648 नगर उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 364 नगर हैं, महाराष्ट्र में 256, कर्नाटक में 220, गुजरात में 195 और राजस्थान में 185। तो ये 5 बड़े नगरों वाले राज्य हैं जिनमें नगरों की संख्या सबसे ज्यादा है। 5 अग्रणी राज्य जिनमें नगरों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं नगरीय जनसंख्या के संबंध में। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य गोवा है। गोवा का चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है कि अगर जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से हम बात करें तो नगरीकृत राज्य, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य भी कहा जाता है इसको, कि भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य गोवा है। और सबसे कम नगरीकृत या नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य हिमाचल है। ऐसी भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या आबादी, नगरीय आबादी जो है वो महाराष्ट्र में है और सबसे कम नगरीय आबादी सिक्किम है। तो फैक्ट्स को थोड़ा ये कर लें, सबसे अधिक नगरीय आबादी महाराष्ट्र में और सबसे कम नगरीय आबादी सिक्किम में। ऐसी सबसे अधिक नगरीय आबादी के प्रतिशत वाला राज्य गोवा और सबसे कम नगरीय आबादी के प्रतिशत वाला हिमाचल प्रदेश। चलिए इसे तालिका हम देख लेते हैं कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। गोवा जो सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक गोवा में है और ये 62.17%। इसके बाद मिजोरम का नंबर है, फिर तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये 5-6 हमारे स्टेट्स हैं जिनमें नगरीय आबादी का प्रतिशत ज्यादा है। और फिर धीरे धीरे ये घटता चला गया है। और जब आप नीचे आएंगे उड़ीसा में, असम में, बिहार में, हिमाचल में, तो ये 20% से भी कम नगरीय आबादी होती चली जाती है। और हिमाचल में तो मात्र 10% आबादी ही नगरीय है। बिहार में 11.3% आबादी नगरीय है। इसके कारणों की भी आप खोज कर सकते हैं कि क्या कारण है गोवा में, मिजोरम में, तमिलनाडु में, केरल में नगरीय आबादी का प्रतिशत ज्यादा है और क्या कारण है कि असम में, बिहार में, हिमाचल में, उड़ीसा में नगरीय आबादी का प्रतिशत कम है। इसके कारणों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं अपनी क्लासों में, अपने अध्यापकों से चर्चा कर सकते हैं और इनके तथ्य भी एकत्र कर सकते हैं। इस डेटा को भी आप मानचित्र में दर्शा सकते हैं तालिका बनाकर, क्योंकि जब हमने इस आंकड़ों को तालिका में प्रदर्शित किया है तो तालिका का स्वरूप ये है कि उच्च नगरीकरण वाले राज्य इनमें नगरीय प्रतिशत ज्यादा है, 50% से अधिक आबादी नगरीय है। तो 2 राज्य हमारे गोवा और मिजोरम। गोवा में और मिजोरम में नगरीय आबादी ज्यादा है, 50% से ज्यादा आबादी। ऐसे ही मध्यम या उच्च आबादी वाले तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्यम में कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मणिपुर। ऐसे निम्न आबादी में आपके ये 11 राज्य हैं जिसमें 20 से 30% आबादी है और अति निम्न में हमारी 10 से 20% आबादी वाले राज्य हैं।
तो ये तालिका इस तरह से आंकड़ों से बनकर आ जाती है। मैं समझता हूँ अब ये सीख गए होंगे कि हमें जनसंख्या के आंकड़ों को तालिका में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है या हम कर सकते हैं। हमने 2 राज्य वो लिए हैं, दर्शाए हैं 50% से अधिक नगरीय आबादी वाले राज्य में, ये गोवा है और ये मिजोरम है। तो इनकी स्थिति को हमने दर्शा दिया है ताकि आपके जहन में रहे। ये केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति है कि दिल्ली में नगरीय आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, उसके बाद चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप, दमन और दीव, ये पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली और अंडमान निकोबार में नगरीय आबादी का प्रतिशत सबसे कम है। तो ये आंकड़े भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नगरीय आबादी के प्रतिशत में दिल्ली में नगरीय आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नगरीय आबादी का प्रतिशत सबसे कम है। भारत में नगरीय आबादी की खास विशेषता है कि भारत में मुख्य सड़कों, रेल मार्गों के मिलन स्थलों पर, चौराहों पर, जहां पर रेल मार्ग आकर मिलते हैं उन पर बसे हुए महानगरों जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, मैसूर है, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, लुधियाना, जालंधर, इनमें जनसंख्या का विशाल जमावड़ा है और ये नगरीय जनसंख्या, ये नगर है तो इनमें जो आबादी रहती है नगरीय। तो हमारे नगरीय जनसंख्या का सबसे बड़ा जो पहलू है वो नगरों, महानगरों में नगरीय आबादी का जमावड़ा है और इसका सबसे बड़ा कारण प्रवास है। प्रवास के कारण, प्रवास का मतलब ये कि गांव से लोग बहुत सारे कारणों से शहरों में आ रहे हैं और ये शहरों में नगरीय जनसंख्या का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम समय के हिसाब से देखें तो पिछले 100 वर्षों में नगरीय आबादी के प्रतिशत में दर्शाया गया है। जो नगरीय आबादी भारत में 1901 में 10.8% थी, वो धीरे धीरे 2011 में 31.16 हो गई है और ये इसकी समय के अनुसार नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाया गया है तालिका के द्वारा। तो मैं समझता हूँ कि नगरीय आबादी और ग्रामीण आबादी का जो प्रतिशत है वो आपकी समझ में आ गया होगा। ये हमारे महानगर हैं जिनमें जो आधुनिक विशेषता भारतीय नगरों की है कि गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और उनमें बहुत तेजी से उनका विकास होता जा रहा है और नगरों में जनसंख्या का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। तो उसके 4 महानगर हमने आपको प्रदर्शित किए। अब इसके कारण क्या है, नगरों में जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो आबादी बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? आइए इसको हम एक वीडियो के जरिए हम इसको देख लेते हैं कि क्या कौन से कारण हैं जो इसमें हमारे नगरीय आबादी को दर्शा रहे हैं। बस ये वही कारण है जिनको हमने इसमें वीडियो में दिखाया गया है, उनको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। बस अब मैं पूनम लेके मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो अपना इसका थोड़ा सा समीक्षा करें और एक जो क्विज का प्रोग्राम है उससे आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू पूनम सर। लेके मैडम। ओके, नेक्स्ट सर। ओके बच्चे, आज हमने जो क्लास करी है उसमें हमने पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में जाना। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सॉरी कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड, यहाँ पर एक एरर आ गया है, इट्स पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन नॉट ग्रोथ। उसके बाद में हमने रूरल और अर्बन के बारे में समझने की कोशिश करी और फिर इंडिया में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है उसके बारे में जाना। साथ में ही हमने कई सारे स्किल्स के बारे में बात करी जो एज अ जोग्राफर हमें सीखने हैं। कोरोप्लेथ मैप बनाना, डेटा रिप्रेजेंटेशन, टैबुलेशन, ये सब चीजें जब आप हायर स्टडीज में भी जाएंगे आपको इन स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से क्विज की ओर चलते हैं। आपको सिर्फ इसमें सही और गलत बताना है। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। फर्स्ट वन, एज कॉम्पोजिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। आयु संरचना जनसंख्या संरचना का हिस्सा नहीं है। यह कथन सही है या गलत है? और इसके साथ में आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा जो आपको बाद में सब बच्चों ने करना है। और क्विकली अगर आप पांचों के आंसर जानते हैं तो आप पांचों के आंसर फटाफट दे सकते हैं क्योंकि अब हमारे क्विज का जो है इसके बाद होमवर्क की स्लाइड भी हमको देखनी है। सेकंड
मिजोरम एंड गोवा हैव मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन। मिजोरम और गोवा में 50 से ज्यादा शहरी आबादी है, प्रतिशत से ज्यादा। वेरी गुड, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स, बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स। पहला सबने 99% बच्चे जो हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। शाबाश बच्चों, इसका मतलब कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अर्बन पॉपुलेशन इज मोर देन रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से अधिक है। परफेक्ट परफेक्ट। जितने बच्चों के, मैं यहाँ पे इतनी तेजी से आंसर्स ऊपर स्क्रॉल हो रहे हैं कि मैं शायद यहाँ पे नाम पढ़ भी ना पाऊं बच्चों की। तो आप सबको मेरी तरफ से बिल्कुल बहुत बेस्ट विशेस हैं, बहुत बढ़िया आप आंसर्स दे रहे हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है, लीस्ट अर्बनाइज्ड। सर एक भी बच्चे का कहीं भी कोई भी एरर नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट सारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चों ने परफेक्ट। एकदम साथ ही आप आंसर लोगों दे ने दिए तो हैं। हमारा दिन बना दिया बिल्कुल। और पांचों पिछले क्वेश्चन के 10 आंसर एक वर्षों साथ ही में दे दिए। भारत में शहरी आबादी में कमी आई है। परफेक्ट परफेक्ट। सर हम होमवर्क की स्लाइड दिखा दीजिए एक बारी, जब तक बच्चे चलिए आंसर्स कर रहे हैं। चलिए, बस आप ये कोई अपना होमवर्क देख लीजिए। ये आपके जो 4 क्वेश्चन हैं ये होमवर्क के हैं। आप इनको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको होमवर्क को करना है। जब आप क्लास में जाएंगे तो अपने टीचर से इसके बारे में चर्चा करनी है, बात करनी है। ये अंग्रेजी में है, इसका वर्जन है, अंग्रेजी वाले बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। और बस यहीं पर हमारा जो आज का जो क्लास है वो एंड होती है। ये हमारे सोर्सेज है, जिन सोर्सेज से हमने ये क्लास अरेंज की है, इनके लिए हम बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं। और कोई एरर अगर हमसे हो गया है बोलने में या उसमें, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आगे हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। अगर कोई दिक्कत है तो हमें बिल्कुल चैट बॉक्स में सूचित करें। और उन सभी का भी हम थैंक्स करते हैं जो सोर्सेज हमने इसमें टेबल में या जो डायग्राम या पिक्चर्स जो हमने यूज की हैं, तो उनके लिए भी हम बहुत बहुत थैंक्स। और ये जो चैट बॉक्स में आज हमारे साथी हैं, क्योंकि आज वंदना मैडम चैट बॉक्स में नहीं थी, तो हम बहुत आभारी हैं उन सभी साथियों के जिन्होंने हमारा चैट बॉक्स में साथ दिया, बच्चों के क्वेश्चन के आंसरों का रिप्लाई किया है, उनके भी हम आभारी हैं। और बस इन्हीं शब्दों के साथ अगले शुक्रवार को हम फिर दोबारा आपकी क्लास के लिए आएंगे और जो हमारा जनसंख्या संगठन का इसका पार्ट है उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी है आप इसका रेस्पॉन्स आप इसको लाइक करके या से हमें दे सकते हैं, हमें पता लग जाए कि हमारी जो चीज़ें हैं वो आपकी समझ में आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच।